जिस दुल्हन के लिए आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, शायद लाखों का गहना बनवाया है कि हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की जो बहू है वो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, कपड़ों पर भी लाखों का खर्च किया है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि वही दुल्हन आपका वो कपड़ा, आपका वो जेवर और आपके घर का जितना भी कीमती सामान है, अगर उसे लेकर फरार हो जाए तो आपका कैसा लगेगा। अच्छा, दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, जिसे आप अपने जीवन संगनी मान रहे हो, जिसके लिए आपने सपने देखे हैं, शायद फेरों से लेकर बिस्तर तक आपने हर ख्वाब सजाया है, उसके साथ अपने जीवन को बिताने का हर एक ख्वाब देखा है, लेकिन वहीं पर उसका प्रेमी जब आपके फेरे चल रहे हों तो उसका प्रेमी उसका भाई बनकर कन्यादान करने आ जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। अब आप इन सारी बातों को सुनकर कहोगे कि हमारी बहन आज कैसी बातें कर रही है। आज की घटना जो आपको सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक घटना का जिक्र कर रहे हैं और उस घटना में एक ग्रोह के बारे में आप लोगों को आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि इस ग्रोह की जड़ें जो हैं वो बहुत दूर तक हैं। और ये बात भी मैं समझती हूँ, क्योंकि आज एक अच्छी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल काम है। बेटों की शादी करने में डर लगता है, तभी आपको आगाह करना है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और मैं अपने उस परिवार का एक हिस्सा हूं, तो मैं तो ये काम ज़रूर करूंगी। चलिए आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी पेश करती हूं जो आपकी आंखें खोलने में कामयाब हो जाएगी। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ ग्वालियर चलना होगा। ग्वालियर में 5 भाई होते हैं, जिनमें से एक भाई का नाम रतन शर्मा होता है। दोस्तों, ये जो रतन शर्मा है, जबलपुर के अस्पताल में एक हॉस्पिटल के अंदर टीम लीडर, यानी एक आईसीयू रूम में टीम लीडर का काम करता है, यानी कई लोग इनके नीचे काम करते हैं। अच्छी खासी इनकी पोस्ट होती है और बहुत अच्छा इनका जीवन बीत रहा था। तभी इनके मन में शादी का विचार और ख्याल आता है। शादी का जब ख्याल आता है तो आसपास सबसे बातें करते हैं कि भाई देखो, जब अरेंज मैरिज की जाती है या लव मैरिज की जाती है, दोनों के अलग अलग पहलू हैं। तो अरेंज मैरिज में इधर उधर बातें करनी पड़ती हैं कि भाई अब हम शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी कन्या हो तो हमारे लिए ज़रूर देखना, क्योंकि हमें विवाह रचाना है और शादी के बंधन में एक दूसरे को एक होना है। अब दोस्तों, पड़ोस में जब ये बात चलती है इसके भाइयों के जरिए, तो यहाँ पर इसका एक भाई गोविंद होता है, क्योंकि ये 5 भाई थे। अब गोविंद का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम सोनू तिवारी होता है। सोनू तिवारी जो होता है ये सुनता है और कहता है कि सुना है जो तुम्हारा भाई टीम लीडर है, यानी जो अस्पताल में काम कर रहा है, तुम उनकी शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर गोविंद जो है होता है वो कहता है कि हाँ भाई, हम शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें कन्या सर्वगुण और संस्कारी चाहिए। हमें किसी के दहेज या किसी के दौलत से कोई मतलब नहीं है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ पर जो सोनू तिवारी होता है, जो इनका पड़ोसी था और एक अच्छा खासा जानकार था, वो कहता है कि मेरा एक रिश्तेदारी में से एक वो है अजय चौहान, नाम है उनका। अजय चौहान मेरी रिश्तेदारी में से लगता है। उनकी एक बहन है और वो यानी मुरैना में रहते हैं, और उनकी एक बहन है जिसका नाम राधा है। बेचारी बहुत गरीब है, और मेरा जो भाई है यानी मेरा रिश्तेदार है अजय चौहान, वो उसके लिए लड़का तलाश रहा है। लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, मैंने भी उसको देखा है। अब जब बड़ा भाई ये बातें सुनता है तो वो अपने इन सारी बातों को, जो जबलपुर अस्पताल में भाई काम कर रहा है जिसका नाम रतन शर्मा है, उससे साझा करता है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो पड़ोस का सोनू तिवारी है उसने बताया है, एक लड़की है और नाम भी बहुत सुंदर है, राधा नाम है। तो ये यहाँ पर एकदम इनके मन में विचार बनता है पूरे परिवार के कि हम उसे देखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब रतन शर्मा की राधा से मुलाकात कराई जाती है और यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे एक नज़र में ही पसंद आ जाते हैं। चारों भाई बड़े खुश होते हैं, घर की माँ भी खुश होती है, घर में और जो सदस्य होते हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हमारे बेटे को बेटी पसंद आ गई और बेटी को बेटा पसंद आ गया, यानी ये रिश्ता तो पक्का हो गया। एक बार में ही ये सारी बातें फिट बैठ जाती हैं। लेने देने का कोई भी यहाँ पर जुगाड़ नहीं था, और दहेज लेना बहुत बुरी बात है। हम इसके खिलाफ हैं और कड़ा विरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से।
अब क्या होता है कि जो यहाँ पर इनकी यानी भाई अब सगाई हो जाती है, अंगूठी का अदला बदली हो जाती है और भैया बहुत खुशी घर में मनाई जाती हैं। अब 7 मई को यहाँ पर शादी फिक्स कर दी जाती है। 7 मई को शादी फिक्स होनी थी। पटना कर एक होटल है, पटना कर नाम का एक होटल है, उस होटल के अंदर इनकी शादी होनी थी, यानी रतन शर्मा और राधा जी की। अब यहाँ पर जो अजय चौहान है वो राधा का भाई बनता है, क्योंकि राधा बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना माहौल। दोस्तों यहाँ पर ये जबलपुर से आकर जो रतन शर्मा है वो अपनी बारात धूमधाम से उस होटल में लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। 7 लाख का खर्चा आता है उस होटल का और उस सारी चीज़ों को संभालने का। गहने जेवर जो थे वो घर के पहले से ही बने हुए थे, यानी स्त्री धन जो होता है वो सास का जैसे बहू पर और बहू का अपनी बहू पर जाता है, इस तरह से यहाँ पर काम संभाला जाता है। दोस्तों बहू बड़ी खूबसूरत थी, राधा देखने दिखाने लायक थी। लोग जो भी कहते हैं, अरे भाई रतन शर्मा तुमने तो बाजी मार ली, तुम्हारी दुल्हनिया तो बहुत खूबसूरत है। सभी खुश हो रहे थे। दुल्हन घर आ जाती है, मुंह दिखाई होती है, सब कुछ मामला बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा ये शादी कब थी दोस्तों? 7 मई 2026 को ये शादी हुई थी एक होटल में। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। धूमधाम से सुहाग रात भी हो जाती है। मामला बिल्कुल फिट चल रहा था। यहाँ पर जो अजय चौहान था वो अक्सर अपनी बहन से बातें करता था। इनकी घंटों तक बातें चलती हैं। अब यहाँ पर इस बात पर जो रतन शर्मा था, भाई एक था तो वो एक ऐसी लाइन में तो वो कहता है कि तुम बहुत बातें करती हो, जबकि ये तुम्हारा मुँह भोला भाई है, रिश्तेदारी से हो। तो यहाँ पर जो ये लड़की होती है राधा, ये रोती हुई कहती है कि तुम तो मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं शक के बीच रतन शर्मा के दिमाग में बैठ चुके थे। रतन शर्मा ने अपने भाइयों से और अपनी माँ से कहा कि कुछ दाल में काला है, शायद हमने छानबीन अच्छे से नहीं की है, इस महिला पर नज़र रखना, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर इस राधा जी पर नज़र रखी जाती है। दोस्तों राधा जी पर जब नज़र रखी जाती है तो इनको मामला कुछ समझ में आने लगता है। जब ये अपने उस मुँह भोले भाई से जो अजय चौहान है उससे बातें करती है तो वो बातें एक बहन भाई के बीच की बातें नहीं होती हैं, वो बातें शायद एक पति पत्नी वाली बातें होती हैं। घर वालों ने इस महिला को पकड़ लिया, राधा को। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें पहले रतन शर्मा को बताई जाती हैं। रतन शर्मा जब इन बातों को समझता है तो यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है। दोस्तों जब राधा को गिरफ्तार किया जाता है तो यहाँ पर अजय चौहान कहता है कि एक तो मैंने शादी करी, तुम्हें दहेज नहीं मिला तो तुम हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए हो। लेकिन जब इनका पीछे का बैकग्राउंड खंगाला जाता है, क्योंकि इसकी वीडियो बनाई जाती है और इसके कई सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, तो दरअसल ये दोनों किसी भी यहाँ पर मुरैना के नहीं थे, ये आगरा के थे। और आगरा में इन दोनों की शादी हुई थी एक आर्य समाज जो मंदिर होता है उसके अंतर, यानी 2024 में इन दोनों की शादी हुई थी। जिसने शादी के टाइम यानी जो अजय चौहान था अपनी बहन का कन्यादान किया था, जो राधा बहन थी उसका कन्यादान किया था। लेकिन वही अजय चौहान 2024 में आगरा में इसी राधा से, यानी जिस राधा का नाम दीक्षा था, इससे शादी कर रखी थी और ये दोनों पति पत्नी थे। दोस्तों जब पुलिस इस सब मामले के बीच में आती है तो पुलिस इस महिला से और इस व्यक्ति से जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक बड़ा मामला खुलकर सामने आता है। मामला क्या होता है कि इनका एक लक्ष्य था, यानी टारगेट था कि शादी करेंगे, शादी के बाद एक आधी महीना रहने के बाद यहाँ पर जो राधा जी थी वो गहने जेवर लेकर उड़ने वाली थी। लेकिन एक पति की सूझबूझ ने या उसके दिमाग ने काम किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें सुर्खियों में छाई रहती हैं, शायद उसी से वो सावधान हुआ, इसीलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर ये सावधान होता है तो यही सावधानी के चलते पता चलता है। एक और बात सुनिए, यहाँ पर इस राधा उर्फ जो दीक्षा है, इसकी माँ ने यानी इसकी नानी बनकर कन्यादान किया। इसकी जो ननद है, यानी इस लड़के की जो बहन है, जो अजय चौहान है, वो ननद ही बनती है, यानी इसकी बहन बनती है। यहाँ पर कुछ अपने ही भाई की साली बन जाती है जो बहन थी। ये जो पति था या भाई था, यहाँ पर ये सब कुछ घाल घपोल जो इनका था, झोल माल था, वो सब कुछ पुलिस के सामने आता है। इस राधा को गिरफ्तार किया जाता है। इन सभी लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी शुरू
शुरू हो रही है, क्योंकि ये घटना 7 मई की है, जो मई अभी फिलहाल चल रहा है। दोस्तों, इस पर कार्रवाई होती है। अब 7 लाख रुपए जो लगे हैं उन्हें भाई कौन देगा, क्योंकि पहले सावधानी बरती नहीं, एक पड़ोसी पर भरोसा किया, लेकिन जब उस पड़ोसी से पूछताछ की जाती है तो वो पड़ोसी साफ साफ सामने रखता है, कहता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, इसकी शादी हो गई है, इसने मुझे बताया मेरे दूर के रिश्तेदार की बहन है, ये बहुत गरीब है, और मैंने तो कभी भी अजय की शादी होते हुए देखी नहीं, क्योंकि इन्होंने चोरी चुपके लव मैरिज इन दोनों की थी और एक मंदिर में शादी करी। अब आप दूर दूर बैठे हैं तो हमें क्या पता कोई रिश्तेदार चुपके से क्या कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा मामला आता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की सूझबूझ से उसका लाखों का गहना जेवर बच गया, घर की इज्जत बच गई। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बात क्या है कि पति पत्नी अगर रास्ते में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति का गलती से हाथ भी महिला को लग जाए तो वहां पर विवाद हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन आपने इस मामले में देखा, एक लव मैरिज करे हुए पति ने अपनी पत्नी को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया पैसे और गहने के लिए। उसने उसके साथ सुहाग रात भी मनाई। भाई यहाँ पर छूने में विवाद हो जाता है, लेकिन वहां पर सुहाग रात मन रही है। वो भी कौन व्यक्ति जिससे लव मैरिज करी है। क्या सच में ही लव मैरिज सही है? ये फैसला सही है? आपको सोचना होगा इस बात पर, सच में ही सोचना होगा, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मतलब आपका शरीर, आपकी मान मर्यादा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिलहाल आपका पैसा और आपका यानी पैसा ही चाहिए, रुतबा भी नहीं चाहिए भैया, पैसा चाहिए। नीचे गाड़ी हो, घर में बंगला हो और कमाना हमें पड़े ना, चाहे देह के तार तार हो जाएं या इज्जत को कोई लूट ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर साहब इसमें क्या कर सकते हैं भैया? जो यहाँ पर टीम लीडर थे वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर उसे तो पता ही नहीं था कि ये शादीशुदा है। तो उस पति की मानसिकता देखिए, जो दूसरे के नीचे अपनी पत्नी को डाल सकता है तो वो कुछ और नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। वो किसी को मारने से भी नहीं कतराएगा। और इनका एक पूरा ग्रोह है, माँ से लेकर दादी से लेकर चाचा से लेकर भैया से लेकर सब कुछ मिले हुए हैं भैया, किसी की भी कोई कमी नहीं है, सब मिलकर कर रहे हैं। और पैसा भी भैया सब मिलकर ही बटेगा। तो सोच लीजिए, आपका पैसा बहुत कीमती है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। 1 साल अगर किसी को ऐसे दे दिया तो भैया 1 साल हमारी ज़िंदगी का कौन देगा? पैसा, वक्त और आपकी इज्जत और मान मर्यादा, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, कीमती होती हैं। तो सावधानी वाली बात है, कहीं पर भी कोई रिश्ता करे तो भैया पूरी जांच पड़ताल, आगे पीछे का सब कुछ देखकर तब वहाँ पर रिश्ता तय करना। और लव मैरिज का तो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक डायलॉग मैंने सुना था अभी कल परसों। डायलॉग था, एक लड़की थी, एक रील बना रहे थे, नाम तो मैं नहीं लूँगी। उसने कहा कि एक लव मैरिज वाला बंदा ही बिना दहेज के बेटी के बाप से उसका हाथ मांगता है, दहेज नहीं मांगता। ये मैं उसकी बात को बड़ा करने वाली हूँ। यहाँ पर जो बहन मेरी लव मैरिज करते हैं ना, वो कभी सूटकेस में पाती हैं, कभी किसी नाले में पाती हैं, और तो और नाले के अंदर पाती हैं, और तो और जो लेटरिन का टैंक होता है ना घर में, उसके अंदर उन्हें भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि कोई कहीं पाती है, कोई कहीं पाती है। हाँ, अरेंज मैरिज में मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ पर क्राइम नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। आप क्राइम रेट देखना, लव मैरिज में क्राइम रेट ज़्यादा निकलेगा, अरेंज मैरिज में कम निकलेगा। रही बात मांगने या ना मांगने की, जहाँ आपको लड़का सीधा मांग रहा है वहाँ आप रिश्ता ही क्यों कर रहे हैं? उस रिश्ते से दूर हट जाइए। लड़कों की क्या कमी है इस देश में? ये सब लोगों को पागल बनाने वाली बात है, जिस व्यक्ति की हमें पहले ही पता चल चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लड़कियों के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। हर जगह सास ससुर गलत नहीं होते, हर जगह बहू अच्छी नहीं होती। सीरियल की तरह दुनिया को मत देखिए, जहाँ पर बहू हर सीरियल में बेचारी होती है, सास मक्कार होती है और ननद तो बहुत ही बेहक किस्म की जात होती है। ये बात मैं आपसे बोल रही हूँ। और भैया देवर भी सातिर होता है, या देवर एक हैंडसम स्मार्ट सा बॉय होता है जिसके लिए वो अपनी बहन को लाने की कोशिश करती है। यहाँ पर देवर साथ देता है, या कोई जेठ अच्छा निकल आता है तो जेठ साथ देता है, और ससुर की भी सभी अच्छी कर दी गई है। लेकिन सास और ननद के ऊपर तो पूरा अत्याचार है सीरियल के अंदर। सास और ननद तो एक डायन की तरह पेश करी गई हैं। हमारे बॉलीवुड या फिल्म के जो लोग काम करते हैं,
सास तो महामक्कार है। अब सास अच्छी भली होकर भी सही नहीं हो सकती। जो बेटी माँ के बगल में बैठकर एक सीरियल देख रही है, जिस सीरियल में भैया सास चाल पर चाल चले जा रही है, हैरानी की बात है बहू एक भी चाल में नहीं फंसती है, बहू हर चाल से निकल जाती है। और ननद भी चाल पर चाल कर रही है कि भैया की बहू बुरी है, दूसरी लेकर आएंगे, ये बहू तो अच्छी नहीं है, और उसे निकालने की, उसे मारने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। अब उस बेटी के दिमाग में क्या भरेगा जो 8 साल की उम्र से उस सास को बदमाश और मक्कार ही देख रही है, उस ननद को एक डायन के रूप में देख रही है। तो भैया वो अपनी ननद और सास को अच्छा कैसे देख सकती है? उसे तो उस सास ननद की एक अच्छी बात भी बुरी नजर आएगी, उनमें वो खोट अपने आप को बेचारी दिखाएगी, मासूम दिखाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये पड़ जाता है। तभी तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भगवान का नाम का जप करो। अब सीरियल देखोगे तो आगे क्या करोगे, अगले घर क्या करोगे? तो सावधान करने के लिए इस घटना को आप लोगों के सामने रखा है। आपको सावधान होना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। और दोस्तों, इस घटना पर गौर फरमाना, अपने आप को बदलना। बेटियों को सीरियल से ज़्यादा शायद रामायण और महाभारत में बहुत कुछ नजर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर मर्यादा में होकर सभी कार्य किए गए हैं। एक सास में मर्यादा में दिखाई गई है और एक बहू भी मर्यादा में दिखाई गई है। तो इससे बेहतर अपनी बेटी को जो सीरियल दिखाते हो, उससे बेहतर है अपनी बेटी को एक रामायण दिखाओ। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय